आरक्षण या फिर सियासत, उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों का मामला लगातार संवेदनशील होता जा रहा है। आरक्षण को लेकर कई बार सियासी दल राजनीति करते हुए नजर तो आए, लेकिन इस बार भी राज्य आंदोलनकारियों को लेकर क्या महज सिर्फ और सिर्फ सियासत का खेल हो गया? 10% क्षेत्रीय आरक्षण का मामला सत्ता पक्ष के लिए चुनौती बनता हुआ दिखाई दिया। सत्ता पक्ष के लिए इस बार यह मुद्दा आगे कुआं और पीछे खाई जैसा सरीका हो रहा है क्या? आने वाले दिनों में चुनाव है, ऐसे में यह मुद्दा गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए क्योंकि सरकार को इस मामले पर अब कोई ना कोई फैसला तो लेना ही होगा। मामला प्रवर समिति को सौंपा गया। 15 दिन के भीतर रिपोर्ट को पेश करना था, लेकिन 15 दिन के बाद सरकार ने इस मुद्दे पर प्रवर समिति का कार्यकाल 1 महीना और बढ़ाया। अब 1 महीने के बाद फिर से 2 महीने के लिए इसे बढ़ा दिया गया। लगातार इस मुद्दे पर सियासत हो रही है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस मुद्दे पर नीति और नीयत है क्या? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। राज्य आंदोलनकारी लगातार सरकार से आरक्षण लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से गठित समिति इस पूरे मामले पर सुस्त चाल से आगे बढ़ रही है, जिस पर राज्य आंदोलनकारी उग्र प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। वैसे तो सत्ता पक्ष की तरफ से भले ही पिछली विधानसभा सत्र में इस आरक्षण विधेयक को मंजूरी देने का काम किया गया था, लेकिन विपक्ष और कई विधायकों की तरफ से सवाल उठाए जाने पर सत्ता पक्ष ने इसे प्रवर समिति को सौंप दिया, जिसमें 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। लेकिन 15 दिन के बाद सरकार ने इस विषय पर प्रवर समिति का कार्यकाल 1 महीने और बढ़ाया और अब 1 महीने बाद फिर समिति को 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि आरक्षण के इस मामले पर पूर्व में भी कई सरकारों को राज्य आंदोलनकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा था। इसलिए आरक्षण के इस विषय पर धार्मिक सरकार फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। राज्य आंदोलनकारी को क्षैतिज आरक्षण देने के मामले पर विपक्ष जहां राज्य आंदोलनकारी के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी अपनी सरकार का बचाव कर राज्य आंदोलनकारियों को संयम रखने की सलाह दे रहा है। यानी इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। वो लोग जिन्होंने इस राज्य के लिए सर्वस्व अपना बलिदान कर दिया, इस राज्य के लिए अपनी पूरी जवानी खपा दी, उनको क्षैतिज आरक्षण वो भी 10% देने के लिए इतनी ऊहापोह की स्थिति, जो प्रवर समिति इतनी कंफ्यूज्ड हो, जिसको यही पता ना हो कि हम 1 महीने में रिपोर्ट तैयार कर लेंगे या हमें 2 महीना लगेगा, तो उसकी रिपोर्ट आ भी जाएगी तो वो क्या भला करेगी। तो मामला सीधे साफ है कि चुनाव का इंतजार हो रहा है, मामले को फिर से लटकाने भटकाने और अटकाने का प्रयास हो रहा है। देखिए, जो राज्य आंदोलनकारियों का विषय है निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सरकार ने कमिटमेंट भी व्यक्त किया है। कैबिनेट की बैठक में भी मुख्यमंत्री जी ने राज्यवासियों को विश्वास दिलाया है कि उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों और उनके परिवार के लोगों को जो क्षैतिज आरक्षण देने का विषय है उस पर सहमति व्यक्त करी है। विधानसभा में भी इसको ध्वनि परित से पारित किया गया है, प्रवर समिति को सौंपा गया है और प्रवर समिति ने अब उसको टेक्निकली रूप से कुछ उसको दिक्कतें हैं, उसको सुधार करने के लिए उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारी और उनको मिलने वाले क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा हमेशा से ही सियासी दलों के लिए चुनावी मुद्दा रहा है, लेकिन अब धामी सरकार से उम्मीद लगाए राज्य आंदोलनकारी सरकार के मंत्रियों से खासे नाराज दिख रहे हैं, जिनकी तरफ से इस मामले पर लापरवाही बरतने और ढुलमुल रवैया अपनाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार समय रहते अगर कोई उचित फैसला नहीं लेती है, तो फिर आने वाले दिनों में सरकार के लिए राज्य आंदोलनकारी को मनाना भी बड़ी चुनौती बन सकता है। देहरादून से अभय कैतुरा की रिपोर्ट। तो प्रवर समिति एक तरफ पॉलिटिक्स और दूसरी तरफ प्रश्न है कि आखिरकार कब मिलेगा आरक्षण। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ जो मेहमान शामिल हो रहे हैं इस चर्चा में, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं मेहमान। सचिन गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा सुनीता प्रकाश जी बन चुकी हैं और रविंद्र आनंद आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनीता जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे।
परवर समिति को लेकर तमाम सवाल, एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि राज्य आंदोलनकारियों के हित में कदम उठाया गया और दूसरी तरफ सवाल यह कि आखिरकार देरी क्यों, नाराजगी किस बात की? देखिए तिलक जी, यहाँ पे कहना चाहूंगी कि सरकार की नियत ही नहीं है कि वो इनको आंदोलनकारियों को आरक्षण दे। अगर इनको नियत होती तो ये प्रवर समिति में भेजने का कोई औचित्य ही नहीं है। आप इसका निर्णय यहाँ पे विषय लाना चाहूंगी मैं, जब सरकार बनी थी और भाजपा को यहाँ पे राज करने का, सरकार बनाने का मौका मिला था, तभी ये मुद्दे मेरे ख्याल से निपटा देने चाहिए थे, चाहे वो राजधानी गैर शहर हो। आप बताइए, झारखंड और छत्तीसगढ़ को आपने राजधानी दी, आपने उत्तराखंड का स्वतंत्र व्यवहार क्यों किया, आपने राजधानी क्यों नहीं सुनीता जी, एक मिनट, ये थोड़ा अलग विषय हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि तिवारी जी की काबिलियत पर संदेह नहीं होगा आपको, है ना? तो प्लीज कंटिन्यू जी। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहती, पहला मौका इनको मिला था। नहीं, मैं नित्यानंद स्वामी या भगत सिंह कोश्यारी के कार्यकाल का जिक्र नहीं कर रहा। पूर्णतः मौका शुरुआत में अगर देखा जाए तो तिवारी जी को पहले मौका मिला। अगर टेक्निकली अगर आप कहेंगे तो हाँ ठीक है कि बीजेपी को, चलिए आप अपनी बात रखिए। पहले कांग्रेस को नहीं, बीजेपी को ही मौका मिला। और ये सारे काम परिसंपत्ति, देखिए आप आंदोलनकारियों का मुद्दा है तो उसमें मैं इन सब को जोड़ रही हूँ। बाकी मेरा नहीं है कि मैं इन लोगों को जोड़ूं, लेकिन क्योंकि आंदोलनकारियों के दिन की वजह से आज ये मंत्री संतरी करोड़पति अरबपति बने हैं। कोई होटलों का मालिक, कोई यूनिवर्सिटी का मालिक, कोई कहीं का, जो झोला छाप लोग थे, आज वो इन आंदोलनकारियों के संघर्ष की वजह से आज सुनीता जी हवाई जहाज नहीं करते। अच्छा लगेगा, आपके नेता भी सुन रहे होंगे ना, ऐसी भाषा नहीं बोल, समझिए मेरी बात। देखिए ये आंदोलनकारियों का मसला है, राज्य आंदोलनकारियों का मसला है। आप ये मत बोलिए ना कि जिनकी हैसियत नहीं थी। हाँ, ये तो बात सही है। देखिए नहीं आप मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। यहाँ पे आंदोलनकारियों का मसला है और मैं भी उनको बार बार सच नमन करूंगी, इसलिए कि उनकी वजह से ही सच में हम लोगों को आज यहाँ पे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। उनके लिए कोई नहीं रहा कांग्रेस, ना उनके लिए कोई भाजपा, ना कोई, बहुत अच्छी बात, उनका मुद्दा है ये। बहुत अच्छी बात चाहूंगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये देरी की वजह जानबूझ के सरकार से लटका रही है, राइट? कर रही है। अब एक मिनट सचिन जी, सचिन जी अपनी बात रख ले। आपकी बात आ गई ना सुनीता जी, आपकी बात आ गई। आपने ये कहा कि भाई सरकारें आई और गई, ठीक। आप ये कह रहे हो कि टेक्निकली इसके जिम्मेदार बीजेपी है, क्योंकि नित्यानंद स्वामी जी कर नहीं पाए, कोश्यारी जी कर नहीं पाए, और तिवारी जी जब तक आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठीक, मैं आपकी बात समझ गया। और आपने मुझे यह भी समझाया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद तमाम मुख्यमंत्री कचहरी में जाके राज्य आंदोलनकारियों को नमन तो करते हैं, लेकिन क्षेत्रीय आरक्षण की जब बात आती है तो राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण तक नहीं होता। यह बात आपने नहीं बताई। राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण के लिए भी सबको रोका गया था क्या? नहीं ना सुनीता जी? तो ये जलेबी वाला काम मेरे साथ नहीं चलेगा। नहीं, एक मिनट रुक जाइए आप। एक आपके बात आ गई, अभी आऊंगा फिर अपनी बात रखिएगा, अभी आऊंगा फिर अपनी बात रखिएगा। सचिन जी ये कह रहे हैं कि सिर्फ आपने लॉलीपॉप थमा दिया, परवर समिति को देने का मतलब होता है कि मामले को लटका दो, अटका दो और भटका दो, और अब आप वही काम कर रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए तिलक जी, उत्तराखंड के अगर विषय की बात आती है तो चाहे उत्तराखंड आंदोलनकारी हो, चाहे उत्तराखंड अलग राज्य की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है राज्य देने का कार्य किया। उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों की शहादत को नमन करते हुए जो है उनकी बातों को, उनके मन का जो है उत्तराखंड जो दिया, वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। प्रथम सरकार में जब राज्य अलग हुआ, उसमें उस समय के जो मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी जी थे, उन्होंने भी जो है सीधी भर्ती के रूप में जो है आंदोलनकारियों को जो है व्यवस्था बनाई कि उनको उनका अधिकार है, ये उनको अधिकार मिलना चाहिए और उनको जो है राज्य में नौकरी में व्यवस्था होनी चाहिए, तो उनको सीधी भर्ती की व्यवस्था में दी गई। उसके बाद ये सब टेक्निकल प्रॉब्लम्स में और मैं ये कहूँगा कि कानूनी पेचों में फंसती चली गई। लेकिन अगर आप वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने ये बहुत सराहनीय प्रयास किया, और जैसे ही जो है उनको कार्यकाल मिला, दूसरी सरकार का निर्वाचित होने के बाद वो मुख्यमंत्री बन गया, तो उन्होंने तत्कालीन सबसे पहले ये कार्य किया और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण 10% देने की जो है उन्होंने घोषणा करी। और जो फाइल माननीय हरीश रावत जी जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जो उनके कार्यकाल में सालों जो है दबी पड़ी रहे, मैं कहूंगा कि उस पर धूल के चट्टे जम गए थे, उस फाइल को जो है वापसी राजभवन से मंगाकर जो है उसको तत्काल जो है कैबिनेट में पास तो मतलब त्रिवेंद्र सरकार में वो धूल के धब्बे नहीं हटाए गए थे,
त्रिवेंद्र सरकार में नहीं हटाए गए थे, राइट? देखिए तिलक जी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य किया है, राज्य बनाने का हो चाहे क्षैतिज आरक्षण का काम। नहीं, राज्य बनाने का योगदान तो मैं राज्य आंदोलनकारियों के सिवा अगर आप लोग कहेंगे तो ठीक है, आप लोग बांट लो। एक मिनट सुनीता जी, ना शोर नहीं, एक एक करके आपके बीच में वो नहीं बोले, आप उनको बात रखने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि प्रवर समिति के पास बार बार मुद्दा जाना और बार बार डेडलाइन का बढ़ जाना, ठीक, इसे हम क्या समझे? देखिए तिलक जी, प्रवर समिति का गठन काम को लटकाने के लिए नहीं किया है, काम को सरलता के कारण किया गया। प्रवर समिति जो है उसके जितने टेक्निकल पॉइंट हैं, ताकि जो है कल को जो 10% क्षैतिज आरक्षण है किसी कानूनी दांवपेच में, अगर मैं आपको ये सिद्ध कर दूं कि यहाँ पर मैं मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मैं आपको सिद्ध कर दूं कि मामला लटकाने के लिए ही हुआ तो नहीं, अगर आपके सिद्ध करने से तो प्रमाणित नहीं हो जाएगा ना। सरकार बैठी तो हुई है, आप फिर प्रमाणित एक प्रवर समिति ने क्या प्रस्ताव दिए? मैं एक मिनट लोकायुक्त के मामले में प्रवर समिति के पास मामला गया जी। आप तो बहुत बुद्धिजीवी प्रवक्ता है। प्रवर समिति के पास जब मामला गया था किसने भेजा था? सरकार ने भेजा है। सरकार ने भेजा था। विपक्ष ने मांग की थी प्रवर समिति के पास भेजने की? नहीं, विपक्ष की जरूरत क्या है? विपक्ष अच्छा, अभी तो आप कह रहे थे सर हम लटकाते नहीं है। अब लोकायुक्त के मामले पर आपने प्रवर समिति को भेज दिया और मामला आज तक लटका रहा, और कोर्ट आपसे कह रहा है कि लोकायुक्त कर दो। विपक्ष तो कभी ये भी नहीं चाहता था कि राज्य बने। सर विपक्ष का सर नेता प्रतिपक्ष के रूप में तो कईयों के ऊपर इल्जाम लगे कि मित्र विपक्ष की भूमिका निभाते हुए। तिलक जी, विपक्ष तो कभी चाहते ही था उत्तराखंड बने। सर एक मिनट रविंद्र आनंद, एक मिनट रविंद्र जी, कहा है कि मेरी लाश पे उत्तराखंड बनेगा। सर जिन्होंने कहा मेरी लाश पर उत्तराखंड बनेगा, एक मिनट आज उन्हीं के, एक मिनट सर, एक मिनट सुनीता जी, एक गुस्सा नहीं, मैं रविंद्र जी को चर्चा में ले आऊं। जिन्होंने कहा कि मेरी लाश के ऊपर उत्तराखंड बनेगा, आज उन्हीं को कह के विकास पुरुष बोल के उन्हीं के ही माला चढ़ाते सब लोग, कहते कि नहीं अगर ये ना होते तो सिडकुल ना बनता, देखिए ना बनता। कांग्रेस के लोग जरूर करते होंगे, कांग्रेस के लोगों को सर भाजपा भी कर रहे हैं आजकल। चले जाइए कुमाऊं में, नाम ले लूंगा, भाजपाइयों का अच्छा लगेगा। रविंद्र जी, ये कौन कर रहा है राज्य आंदोलनकारियों के नाम पर सियासत और कौन नहीं कर रहा है ये भी बताइएगा। देखिए चावला जी, ये बहुत संजीदा सवाल है और ये बड़े दुख की बात भी है कि आज 23 वर्ष निकल जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम कर रही हैं और जिन आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस उत्तराखंड को बनाया उसका श्रेय बांटना चाहती हैं, लेना चाहती हैं। जबकि सच्चाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि उत्तराखंड की मांग किन लोगों ने की और जो वो लोग हैं आज वो कहाँ हैं। वो सारे लोग दिवंगत हो गए। लेकिन आज ये जो सवाल आपने आज जो डिबेट का मुद्दा रखा है ये बहुत उत्तराखंड के हित में है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रवर समिति बनाई, मैं तो उस पर ही सवालिया निशान लगाता हूं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। क्यों? मैंने आपसे परसों भी कहा था कि जिस प्रकार से गैर सैंड के ऊपर राजनीति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस करती आई है, 23 साल से जो गैर सैंड बनाने को लेकर के, राजधानी बनाने को लेकर के इनके क्रियाकलाप होते रहे हैं। समय समय पर ये गैर सैंड का जिन बाहर निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड बना और जो हमारे आंदोलनकारी नेता हुए, जिन्होंने ये सोच के उत्तराखंड बनाया था कि जल जंगल जमीन ठीक की जो लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, नहीं आप ये कह रहे हैं सियासी हथियार बना लिया इन्होंने, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने सियासी हथियार बना लिया राज्य आंदोलनकारी। बिल्कुल सियासी हथियार बना लिया। इसको लटकाने का उद्देश्य भी यही है कि चुनाव आने से पूर्व इसको किया जाए, जिससे उत्तराखंड के वोट बैंक को लूटा जाए, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है। और कांग्रेस इस प्रकार से कांग्रेस भी करती आई है। मैंने तो पूरा बोलिए ना, आधा अधूरा बोल रहे हैं आप। 23 साल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने उत्तराखंड को लूटपाट का गड्ढा बना दिया है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन अच्छा, मतलब कांग्रेस ने भी लूटा? बिल्कुल लूटा, बिल्कुल लूटा। और आप जानते हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड के जो
हमारे दिवंगत जो आंदोलनकारी हुए उनके परिवार के लोग आज दर दर भटक रहे हैं। ठीक, बहुत से ठीक। लोगों को आज तक चिन्हित नहीं सुनीता जी, किया गया। ये बड़े शर्म की बात भी है। मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे ईमानदारी से। देखिए, रविंद्र जी ने कहा कि इन्होंने भी लूटा, उन्होंने भी लूटा, मिलकर लूटा सबने। ये राज्य आंदोलनकारियों के मसले पर चलिए ठीक है, आपने कहा इनके मुख्यमंत्री जिम्मेदार, स्वामी जी जिम्मेदार, स्वामी जी ने कुछ नहीं किया, कोश्यारी जी जिम्मेदार, तिवारी जी को अब हटा दीजिए, बोगड़ा जी भी जिम्मेदार है ना, अब तो वो भी होंगे, बोगड़ा जी भी। तो सारे जिम्मेदार थे, तो हरीश रावत जिम्मेदार थे कि नहीं? देखिए तिलक जी, जैसा कि मैंने कहा कि आप कांग्रेस को कितना भी कुछ कहिए, लेकिन ये काम पहली सरकार का था। जो राज्य में सबसे पहली सरकार बनी थी वो भाजपा की सरकार थी। आप मैडम, प्रैक्टिकली बात करें तो चिन्हीकरण क्या 2 साल 3 साल के भीतर चिन्हीकरण का काम हो सकता था राज्य आंदोलनकारियों का, जो आज तक नहीं हो पाया? बिल्कुल, ये सारे रविंद्र जी, मैं गलत कह रहा हूं तो बोलिएगा। एक मिनट तिलक जी, मेरी बात तो सुनिए। मैं जो कहना चाह रही हूँ, ये काम पहली सरकार में हो जाने चाहिए थे। जो काम मैं आपको बता रही हूँ, जैसे भू कानून है, छठी राष्ट्र जो है, इसके साथ देश में तिवारी जी ने ही साइन किए थे। लेकिन आप, मैं ये बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहूंगी कि जो पहली सरकार बनी थी उसका कर्तव्य था हरीश रावत जी क्यों नहीं कर पाए? गैस हम राशन देते, हरीश रावत जी क्यों नहीं कर पाए? भाजपा ने परंपरा डाली। हरीश रावत जी क्यों नहीं कर पाए, वो भी बता दीजिए ना। आप मुझे बताइए कि कोश्यारी जी क्यों नहीं कर पाए? उनका दायित्व बनता था, पहली सरकार उनकी थी। आज ढिगरा कांग्रेस। सुनीता जी, मैंने पूछा हरीश रावत जी क्यों नहीं कर पाए? ये तो उत्तराखंड विरोधी थे आपके मुताबिक। उत्तराखंड के सबसे बड़े धरती पुत्र क्यों नहीं कर पाए? तिलक जी प्रचंड बहुमत नहीं था, इसीलिए। अच्छा, कौन वो पीडीएफ वाले, तथाकथित पीडीएफ वाले रोक रहे थे आपको? जरूर करते, वो तथाकथित पीडीएफ वाले रोक रहे थे आपको? मुख्यमंत्री, इनके 9 मुख्यमंत्री। तो ठीक, ओके। सचिन जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि भाई आपके रहे 9 मुख्यमंत्री, हमारे रहे 2 मुख्यमंत्री। तिलक जी एक मिनट। और मैं यहाँ पे रविंद्र जी की बात पर जवाब देना चाहूंगी कि अगर कांग्रेस ने अगर लूटा है तो मंडी श्रीमती के अध्यक्ष बनकर के ये भी उस लूट में शामिल थे। आज ये भले चले गए, अपने कुलपतियों को संभाल नहीं बता सकते। ये कांग्रेस में रह करके मंडी समिति के अध्यक्ष रहे हैं, तो इस लूट में इनका भी हिस्सेदारी थी। ये भी है, स्वीकार कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए सुशीला जी बहस से बाहर जा रही है और मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि वो प्रश्नों का जवाब दे रही है या हरीश रावत जी और कांग्रेस पार्टी पे प्रश्न चिन्ह लगा रही है। पहले तो जो है सुशीला जी को ये जानकारी होनी चाहिए कि वो अपनी पार्टी की नाकामियों को, अपने हरीश रावत जी जो इनके वरिष्ठ नेता उनकी नाकामियों को उजागर करनी है कैमरे पे कि वो 5 साल वो रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री, लेकिन वो किसी काम को नहीं कर पाए। केवल लूट खसूटने की बात को करते हुए या फिर सरकार को बचाने के लिए या फिर अपनी सरकार के मंत्रियों को बचाने के लिए केवल इसी काम में हरीश रावत जी लगे रहे। अब मैं सुशीला जी मैं आपकी बात का जवाब दे दूं एक बार। सुनीता जी, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं एक बार। मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ। मैं सुनीता जी एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ, क्यों हरीश रावत जी की सरकार में 10% आरक्षण की फाइल जो राज्यपाल के यहाँ राज्य भवन में जो है बड़ी धूल फाँकी रही, कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने या कांग्रेस के अन्य नेताओं ने क्यों नहीं इस पर पहल करी? आज सुनीता जी, वो विषय सुनीता जी, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी कि आपकी एक मिनट, सुनीता जी, उत्तराखंड भुगत रहा है। सुनीता जी, आप इतना क्रोधित क्यों हो रही हैं? एक एक करके बात करिए ना, एक एक करके। हाँ, बोलिए सचिन जी, पहले आप फिर आ रहा हूं। सुनीता जी से मेरा एक प्रश्न है कि कांग्रेस के कार्यकाल में अगर आप बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रथम मुख्यमंत्री ने करना था, प्रथम मुख्यमंत्री ने अपना काम किया, उसके बाद वो कानूनी दांवपेच में फंसते रहे। उसके बाद जब 10% क्षैतिज आरक्षण का विषय आया तो क्यों हरीश रावत जी की सरकार में ये फाइल जो है राजभवन में दूर फांकती रही? क्यों नहीं प्रयास किया गया हरीश रावत जी या कांग्रेस पार्टी की तरफ से? क्योंकि ये मंशा नहीं थी। वर्तमान में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इस पर पहल करी और वो फाइल राजभवन से वापसी लाकर उसे कैबिनेट में पास कराकर 10% क्षैतिज आरक्षण देने का काम किया है, तो इसकी सरकार होनी चाहिए। जहां तक बात है प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने की, तो प्रवर समिति ने उसमें संशोधन करे हैं। प्रवर समिति ने जो नए विषय आए हैं जो क्षैतिज आरक्षण में जो उनके, देखिए सुनीता जी बात को सुन लीजिए करें, आप सुनने का दम भी रखे ना।
अगर आपके नेता प्रदेश के हित में, राज्य आंदोलनकारियों के हित में नहीं थे तो उनकी निंदा भी सुना करें। जब आपके नेताओं ने कुछ किया ही नहीं है तो आप भुगत रहे हैं। एक मिनट सुनीता जी, मेरे को मजबूरन ऑडियो नीचे करना पड़ेगा, फिर आप कहेंगे कि मेरा म्यूट कर दिया है। अब सुनने दीजिए, एक मिनट, वो अपनी बात रख ले, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा, आप इतना पता नहीं क्यों। एक मिनट अच्छे से सुन रहे हैं। ये देखिए आंदोलनकारी तो मेरा तिलक जी इसमें कहना ये है कि वर्तमान में जो प्रवर समिति है, हाँ, कल इसलिए बढ़ाया गया है कि ताकि देखिए जैसे पहले जो है अगर आपके जो राज्य आंदोलनकारी है जो उनके जो वारिस के रूप में आते हैं तो वारिस के रूप में केवल एक सदस्य था। प्रवर समिति ने उसमें प्रस्ताव भेजा कि इनके हर परिवार के हर सदस्य को जो इनका जो है एक तरीके से वारिस के रूप में बनाया जाए और सबको आरक्षण का लाभ मिले। और कई सारे संशोधन जो है प्रवर समिति ने दिए हैं और प्रवर समिति वो सुधार होगा सर, संशोधन का अधिकार तो सरकार के पास। एक रविंद्र जी, जो क्षेत्रीय आरक्षण को घोषित किया जाए उसे कोई कोर्ट में चुनौती न दे सके, उसे कोई अन्य नहीं, वो मसला इसलिए जो है प्रवर वो मसला 99% कोर्ट में जाएगा। जल्दीबाजी में जो है क्षेत्रीय आरक्षण देने काम ना हो, राज्य कार्यों को। एक मिनट सुनीता जी, एक मिनट, आपके सहयोगी वो बोलने दो ना आप उनको, कम से कम रविंद्र जी आप तो मान लीजिए वो आपके सहयोगी हैं, ऐसा मत करिए, उनको बात रखने दीजिए। एक मिनट रविंद्र जी, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अब जैसे सचिन जी ने कहा कि भाई ये हिसाब तो हरीश रावत जी को देना पड़ेगा, ठीक, हिसाब तिवारी जी को देना पड़ेगा या खंडूरी जी को देना पड़ेगा या निशंक जी को देना पड़ेगा या बोगड़ा जी को देना पड़ेगा, लेकिन कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा हरीश रावत को देना पड़ेगा। तो जिम्मेदारी सामूहिक थी भाई, मुख्यमंत्री और मंत्री और विधायक तभी तो सभी बने जब राज्य बना। अगर राज्य नहीं बनता, जिनकी बदौलत बना, वो तो आज हो गए किनारे। बिल्कुल समझ रहे मेरी बात? लेकिन सामूहिक जिम्मेदारी होने के बावजूद जो है ये कहते हैं कि नहीं ये इसकी जिम्मेदारी है उसकी जिम्मेदारी। आपको लगता है कि नैतिकता के आधार पर राज्य आंदोलनकारियों के सामने इस बात को कबूल करना पड़ेगा कि देरी हुई, लेकिन अब जो बात सचिन जी कह रहे हैं कि मामला कोर्ट ना जाए, लगता है आपको कि अगर फैसला हो तो कोर्ट भी नहीं जाएगा मामला? ईमानदारी से देखिए, इस पे बहुत अच्छी बात यह है कि सचिन भाई हमारे बड़े भाई हैं, सुनीता जी बहन है हमारी बड़ी। हम लोग पहले पार्टीबाजी से बाहर निकले। हाँ। देखिए, उत्तराखंडी होने के नाते हमें भी तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्या मैं सचिन भाई के ऊपर इल्जाम लगाऊं या सुनीता जी के ऊपर लगाऊं तो उससे कुछ उत्तराखंड का भला होने वाला है? पहले हमें इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि ये संयुक्त रूप से जिम्मेदारी सबको लेनी होगी। उत्तराखंड के निर्माण संकल्प किसका है? क्या खाली भारतीय जनता पार्टी का है? क्या सिर्फ कांग्रेस का है? क्या आम आदमी पार्टी या यूकेडी का है? ये सबका है। जो उत्तराखंड में रहता है वो उत्तराखंड वासी है और ये उसका दायित्व है कि उत्तराखंड के नवनिर्माण के लिए, उत्तराखंड के शहीदों के लिए वो क्या अच्छे से अच्छा कह पाए, क्या अच्छे से अच्छा कर पाए, पहली बात। अब जो आपने बात कही, देखिए जो कोर्ट वाला मामला है ना, ये कोर्ट यार, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोर्ट बहुत खेलती है। फैसला लेने में विश्वास कम लगती है, कोर्ट में ज्यादा विश्वास करती है। अरे भैया फैसला लो, कुछ नहीं होगा। हर व्यक्ति चाहता है कि राज्य आंदोलनकारी जितने रहे हमारे, उनको उनका क्षैतिक सब अधिकार प्राप्त होना ही चाहिए और इसमें हम आपके साथ हैं। मैं तो आपको खुले मन से कह रहा हूं, मैं इसमें आपके साथ हूं सचिन भाई, आप इसको करिए, मैं आपके साथ हूं। क्विक रिएक्शन। देखिए तिलक जी, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, ये हमारे और आपके कहने से नहीं होगा और ये विषय भी ऐसा तो हर पार्टी को जो है इसमें आगे सहयोग करना चाहिए। जब मैं कांग्रेस से दोबारा सवाल पूछता हूँ, प्रवर समिति की अभी बैठक हुई, क्यों विपक्ष के नेता जब उसमें समिति में थे सदस्य तो वो क्यों नहीं गए वहां पर? क्यों समिति की बैठक जो टाली गई? इसलिए टाली गई क्योंकि खुद जो कांग्रेस की विपक्षी मंशा नहीं है इस कार्य को पूरा करना। तो हो सकता है कि शायद मुझे लगता है कि वो बैठक अगर नहीं चलती पिछली तो हो सकता है उसमें कोई बहुत बड़ा निर्णय हो जाता, लेकिन वो बैठक केवल विपक्ष के नेताओं के आने की वजह से नहीं टल पाया। तो इसलिए जो है अगर विपक्ष को राजनीति से बाहर आना है, विपक्ष चाहता है कि राज्य आंदोलनकारियों के हित में फैसले हो, राज्य आंदोलनकारियों की मंशा पूरी हो, राज्य आंदोलनकारियों को उनका अधिकार मिले, तो उनको आगे आके सुझाव देने चाहिए। कोई बैठक होती है उसमें
में आकर अगर कोई गलत उनको लगता है तो उसका विरोध करे, लेकिन कम से कम पर्वत समिति की बैठक में आकर सम्मिलित तो हो, उसमें सुझाव तो दे अपने। लेकिन एक मिनट सचिन जी, आप बैठे टीवी डिबेट पे बैठने के बाद आप कहे प्रथम मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी। एक मिनट सुनीता जी, एक लाइव में कमेंट आया है, बोले कि ये होगा आज नहीं तो कल होगा, लेकिन चुनाव से पहले फिर होगा और फिर ये चुनाव के वक्त इसी नाम पर वोट मांगेंगे। सचिन जी लाइव में कमेंट आया। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से, लेकिन हमने जो है अभी जो चुनाव का समय है, हाँ। अभी राज्य का चुनाव जो है अभी हाल फिलहाल में बीते हैं और चुनाव बीते ही जो है सबसे पहले जो है सरकार क्षतिज आरक्षण का विषय नहीं कह रहे कि 24 के चुनाव में फिर उठाओगे आप। नहीं बिल्कुल नहीं, 24 के चुनाव में हम इस काम को करने के बाद हाँ। जो जनता के बीच में जाएंगे कि हमने राज्य आंदोलन कार्यों से किया हुआ वादा निभाया और 10% क्षतिज आरक्षण देने का नहीं, ये तो ये देखिए सचिन जी, ये बात देखिए जो आप कह रहे हो ना, हमने राज्य आंदोलनकारियों से किया वादा निभाया, यही बात हमने खंडूरी जी के शासनकाल में सुनी। एक मिनट रुकिए सुनीता जी, बहस करने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, या तो आप बहस कर लीजिए, मैं खुला ओपन, कोई दिक्कत नहीं, कोई टोकेगा नहीं। यह बात खंडूरी जी के शासनकाल में भी कही कि राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकार ने जो कदम उठाए वो ऐतिहासिक कदम, फिर निशंक जी ने भी कहा है और फिर बोगड़ा जी ने भी कहा। ठीक, अब मैं हरीश रावत जी का कार्यकाल हटा देता हूं, त्रिवेंद्र जी ने भी कहा, तीरथ जी ने भी कहा और धामी जी ने भी कहा। अब किसकी बात पे यकीन करें? तिलक समस्या तो वही खड़ी है सर। तिलक जी नहीं, मैं अब इसके पीछे बताता हूं ना कि अगर हम उसकी बात करें तो ये सारा मामला कहाँ अटका, ये सारा मामला कानूनी दांवपेच में अटकता गया ना, कानूनी दांवपेच से बाहर नहीं निकल पाया। आज वर्तमान में जो प्रवर समिति है, प्रवर समिति इसी में होमवर्क कर रही है और इसीलिए प्रवर समिति को समय चाहिए, ओके, ताकि आने वाले समय में जो इस बात को फिर न दोहराई जा सके और ये जो क्षतिज आरक्षण है, इस क्षतिज आरक्षण का लाभ जो है हमारे राज्य आंदोलनकारियों को मिल सके। चावला जी वहीं पहुंच गए जहां से चले थे। मैं उससे अब चलते चलते एक वाक्य वो हमारे बीच में है नहीं। एक मिनट सुनीता जी सुन लीजिए, काम आएगा, आपके काम आएगा। हमने तो ग्राउंड पे देखी ना चीजें। एक बड़े नेता हमारे बीच में है नहीं, कहते थे कि वो अगर होते तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होते। नाम मत बुलवाइएगा, आप चाहेंगे तो मैं बोल दूंगा। उन्होंने एक बात कही थी, संसदीय ज्ञान बहुत था, अब आप लोग समझ गए होंगे। उन्होंने मुझसे एक बात कही, मामला चला गया परवर समिति के पास। मैंने कहा भाई साहब ये डेडलाइन दे दी आपने 1 महीने, बोले ना, बोले लटक गया। मुस्कुरा के बोलते थे, बोले लटक गया, माथे पे तिलक लगाते थे। समझ रहे हो आप मेरी बात ना? तो ये होता है, कई बार लटकता अटकता और भटकता मंशा से ही है, चाहे वो विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। सचिन जी आपका भी, सुनीता जी आपका भी, रविंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं रास्ता जल्द निकले ताकि राज्य आंदोलनकारियों को उनका हक मिल पाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।